हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमए के अंदर पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 1 के ऑनर्स पेपर 2 जो है ऑडिटिंग के क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा कि हर बार क्वेश्चन 1 होता है ट्रू और फॉल्स वाला, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन 1 को देखेंगे और इतना ही नहीं, सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है ऑडिट इज लग्जरी वाइल अकाउंटेंसी इज एसेंशियल, है ना। कहता है ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है और अकाउंटेंसी क्या है, ये एसेंशियल यानी कि नेसेसरी है। बिल्कुल सही है। याद कीजिए ऑडिट में एक क्वेश्चन भी आता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बुक कीपिंग इज अकाउंटिंग इज नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी, है ना। एक क्वेश्चन आता है आपके लॉन्ग में जिसमें 20 नंबर कंटेंट आता है। तो पूछा क्या कह रहा है कि ऑडिट जो वो लग्जरी है, अकाउंट नेसेसरी। बिल्कुल से, क्योंकि ऑडिट देखिए होता क्या है कि अब इस पे दो बिजनेसमैन का तथ्य है, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन कहना है कि ऑडिट जो है वो लग्जरी है क्योंकि इसमें खर्च है, फिर लीगल प्रोसीडिंग्स है, फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, एफिशिएंसी कम हो जाता है वगैरह वगैरह। क्योंकि वो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको उतना यूजेस नहीं ऑडिट का। लेकिन अगर बड़े बिजनेस की बात करें तो बड़े बिजनेसमैन के लिए या बड़े बिजनेस के लिए, चूँकि उनका वॉल्यूम ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस उनका जो बिजनेस का स्कोप है वो बड़ा है, नेचर बड़ा है, तो वहाँ फ्रॉड वगैरह होने की चांसेस ज़्यादा है। और प्लस ऐसा होता है ना, वहाँ ऐसा होता है कि जो बिजनेस के जो ऑनर होते हैं वो कहीं और होते हैं और बिजनेस कहीं दूर दूर तक एक्सपेंड किया रहता है। तो उस जगह उनको बिजनेस पे विश्वास या बिजनेसमैन या उनके अंदर जो काम कर रहे एम्प्लॉय, उन पर भरोसा तभी होता है जब वो ऑडिट कराते हैं। इसलिए वैसे लोगों के लिए ऑडिटिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी चाहे स्मॉल बिजनेसमैन हो, बिग बिजनेसमैन हो, सबके लिए क्या है, नेसेसिटी है, एसेंशियल है ना। तो इन जनरल अगर हम बोले तो ऑडिट लग्जरी होता है लेकिन अकाउंटेंसी ज़रूरी होता है, नेसेसिटी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सही है। यहाँ पे कहना है कि ऑडिट लग्जरी है और अकाउंटेंसी नेसेसिटी है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग। अब देखिए ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड को प्रिवेंट करना नहीं होता। तो क्या होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रिपोर्ट बनाना, यानी कि जो बिजनेस है उनके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उनके ट्रू एंड फेयरनेस को चेक करना है कि आपका जो रिपोर्ट है, आपका ट्रेडिंग फेयर जो बैलेंस शीट है, बिजनेस का जो भी हिसाब किताब है, वो कितना ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। ये उनका प्राइमरी ऑडिट है, ना कि फ्रॉड को रोकना, फ्रॉड को एरर को फाइंड करना या उनको मतलब उनका डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ये जो है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट में नहीं आता, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ कह रहा प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी होता तो सही हो जाता। तीसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब हर एक कंपनी को, कंपनी एक्ट के तहत कहा गया है कि हर एक कंपनी को एक ऑडिट कराना, साल में एक ऑडिट कराना क्या है, कंपलसरी है। उसको हम कहते हैं वैधानिक या स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो यहाँ कह रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी, बिल्कुल सही है क्योंकि कंपनी एक्ट के द्वारा कहा गया है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, कंपलसरी है। फिर अगर बात करें जैसे कंटिन्यूस ऑडिट है, पीरियडिकल ऑडिट है, फिर आपका और कोई स्पेसिफिक ऑडिट है, तो वो सब ऑडिट आपके मन पर है, आप चाहें तो करा सकते हैं, नहीं, लेकिन ये कौन से। फिर आते हैं चौथा, ऑडिट प्रोग्राम इज रिटन। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, कहीं हम लोग जाना होता है उसके या हाँ, आपके एग्जाम को जब रूटीन आता है, आपके एग्जाम को जब प्रोग्राम आता है, क्या रहता है ना, ये प्रोग्राम है, फलना डेट को फलना एग्जाम होने वाला है, इतना सिटिंग में ये वो होने वाला है, तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। उसी तरह ऑडिट करने से पहले जो ऑडिटर होते हैं वो कुछ अपने काम को, अपने ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, बट उसको रिटर्न में लिखते हैं कि हाँ, उसमें ना कॉलम बना होता है कि हाँ ये डेट है, ये काम है, बगल में लिखा होता है ये काम कौन करेंगे और उसके बगल में सिग्नेचर होता है। ऐसा एक फॉर्मेट दिया होता है ताकि जो भी उस काम को करते जाएंगे वो टिक आउट करते जाएंगे, और बगल में उसकी ऐसा नाम भी होता है, साइन भी होता है, ताकि उसके लिए आंसरेबल कोई बने। जैसे कोई काम है उसके बगल में मान लीजिए मोहन कुमार का सिग्नेचर है, अगर वो काम में कहीं कल दिन कोई त्रुटियाँ पाई गई, कोई गलती पाई गई, तो मोहन कुमार उसके लिए क्या है, जिम्मेदार होगा। मोहन से पूछेगा हाँ भाई तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम बताओ इस काम को तुम कैसे किए या क्या किए, क्या गलती हुआ। तो इसलिए भी ऑडिट प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम और प्लस एक टाइम लिमिट भी होता है, एक आइडिया लगता है कि हाँ इसमें हम इतना से मैंने एक समझिए ब्लूप्रिंट होता है। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग एक नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरह से ऑडिट करने से पहले ऑडिटर क्या करता है, एक अपना प्रोग्राम बनाता है जिसको ऑडिट प्रोग्राम होते हैं, और ये रिटर्न होता है, ओरल नहीं होता। ठीक है, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग, ये भी जैसा ये एक सवाल था लॉन्ग में, उसी तरह से एक सवाल ये भी आता है, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन, है ना। वॉचिंग ऑडिट का बैकबोन होता है। क्यों बैकबोन होता है, क्योंकि कोई भी ऑडिट शुरू होता है, स्टार्ट होता है कहाँ से, उसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई, और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं किससे, उसके वाउचर से। यानी अगर आप किसी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ ये मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, ये फलना कुमार को इतना का माल बेच रहा है, तो इसका प्रूफ कहाँ है,
है ना, हम क्या देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये माल बेचा, या फिर मान लीजिए कोई एसेट परचेस किया कि ये एसेट आपका ही है, कैसे पता चलेगा आप, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके वाचर को चेक करते हैं, वाचर मांगते हैं, है ना, उसका रेफरेंस मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, या फिर उसका जो भी है, ताकि उससे मिलाते हैं। अब देखिए वाचर में देखा हाँ डेट फलना डेट को है, ये फलना डेट को इतना चाहिए, इतना खरीदा गया है, अब हम मिलाते हैं उसके लेजर में, क्या ये इस डेट को एंट्री इसका किया गया, इतना अमाउंट किया गया, मतलब उसके क्रॉस चेक को। तो वॉचिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन विद देयर रिस्पेक्टिव वाचर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि वॉचिंग क्या है, वॉचिंग ऑडिटिंग का बैकबोन है। कहने का मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन का वॉचर नहीं मिला तो ऑडिटर उस वॉचर को, उस एंट्री को, पूरे की पूरी एंट्री को वो इनवैलिड मानता है, वो उसको वहाँ से हटा देगा, ठीक है। इसलिए हर एक एंट्री के लिए क्या होना चाहिए, उसका रिस्पेक्टिव वॉचर होना चाहिए। कहीं ना कहीं बिजनेस की लीगलिटी को बनाता है, यानी आपका बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन लीगल है, सही है, ये सब सारा चीज़ एक समझिए वॉचर एक एविडेंस, सबूत का काम करता है वो, ठीक है। इसीलिए हम ऑडिट करने के पहले उसके क्या करते हैं, वॉचिंग, सबसे पहला काम होता है वॉचिंग करना। वॉचिंग करने के बाद फिर ट्रांजेक्शन का हम उसका बैलेंसिंग, कास्टिंग जो भी हो, सब जो घटाओ बाकी सब चेक करते हैं, प्रिंसिपल का चेकिंग सब बाद में होता है, ये सही है। अब आते हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, बोथ आर द सेम, नहीं। वेरिफिकेशन देखिए यहाँ फॉल्स है, क्यों, वेरिफिकेशन वैल्यूएशन दोनों सेम नहीं होता, दोनों में बहुत अंतर है। वेरिफिकेशन जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास 5 लाख का बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे पास 5 लाख का बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग एक्चुअली में है कि नहीं, यहाँ खड़ा है सामने बिल्डिंग, तो हाँ ये हुआ वेरिफिकेशन, हम देख रहे हैं कि हाँ बिल्डिंग है मेरे सामने, ये बिल्डिंग आप ही का है, सब कुछ है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हुआ वेरिफिकेशन, आपका है कि नहीं और वो बिजनेस का है कि नहीं, ये ठीक है। अब आता है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन तो उसका मूल्य निकालना, मतलब क्या कि अब ये 5 लाख का मूल्य, तो क्या ये 5 लाख का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 लाख का है या 60 लाख का है, जैसा भी, तो उसके वैल्यूएशन चेक करना। तो कहने मतलब अब देखिए होता क्या है, वेरिफिकेशन तो ऑडिटर खुद से कर लेता है, खुद देख लेता है, हाँ चलो ठीक है ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन के लिए कभी कभी ऑडिटर को क्या होता है, कभी कभी उसके लिए वैल्यूअर को बुलाना पड़ता है। अब जैसे ऑडिटर है वो फिजिक्स वगैरह पढ़ के नहीं आ रहा है, वो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्ट, जो इंजीनियर होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह का नक्शा बनाते हैं, वो उसका पढ़ाई अलग है, तो वो कैसे पता कर पाएगा कि इसका वैल्यूएशन क्या है ना। तो वो क्या करेंगे, वो ऑब्वियस बात है किसको बुलाएंगे, जो इसके जानकार होंगे। तो वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर जो है ना, वैल्यूअर को बुला के उसका वैल्यूएशन करवाता है, देखता है हाँ भाई इतने का है कि नहीं, बताओ, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उस पर एक्शन लेगा। और वेरिफिकेशन में होता है सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना कि हाँ ये एक्चुअली बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है, कि बस ऑन पेपर है ये, ठीक है, इसको। फिर आते हैं इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज अ टूल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बिल्कुल सही है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है बिजनेस के अंदर, है ना, बिजनेस के अंदर आप क्या कंट्रोल रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ, मान लीजिए जैसे स्टोर में ना, जैसे कहीं पे आपका गोदाम में माल रखा हुआ है, अब वहाँ पे ना एक आदमी को रखे हैं आप, ठीक है, वो जितना ही माल आता है उसको कॉपी में लिखता है, जहाँ से वहाँ जाता है उसको लिखता है, उसी को हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट कहते हैं। पार्ट 3 में मटेरियल चैप्टर का एक पार्ट है, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंस मैनेजमेंट का भी है। तो वहाँ पे हुआ, तो आप बताइए वो जो आप स्टोर में अपने डिपार्टमेंट में, स्टोर जहाँ माल रखा है, वहाँ पे जो आदमी को रखे हैं उसको सैलरी देते हैं, वो हिसाब किताब देखता है कि भाई कितना माल आया, कितना माल गया। तो ये क्या था, ये आपका एक इंटरनल कंट्रोल था, है ना, इंटरनल कंट्रोल, मतलब ताकि कल दिन स्टॉक में से क्या हो, कल दिन स्टॉक में से कोई माल अगर गड़बड़ी ना हो, क्योंकि उसका हिसाब हो रहा है, कितना था, कितना आया, कितना गया, सारा हिसाब हो रहा है। तो ये इंटरनल, अब कह रहा है कि इंटरनल चेक सिस्टम, तो इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक लगाते हैं, है ना। इंटरनल चेक वो सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं। तो सही है, इंटरनल चेकिंग सिस्टम वो टूल है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल, कभी नहीं, कभी भी नहीं, डिविडेंड कभी भी पूंजी में से नहीं बांटा जा सकता, है ना। डिविडेंड कहाँ से बांटा जाता है, प्रॉफिट में से। एक बात बताइए, हम आपसे ही पूंजी लेंगे और आपको ही उसमें से काट कहेंगे ये लो तुम्हारा 1 रुपया फायदा, मुनाफा, तो ये गलत है ना। नहीं तो आप ही के 100 रुपया लेकर के आप ही को उसमें 10 लौटा रहे, गलत है। आप हमको 100 रुपया दिए थे क्यों, ताकि हमें 100 से प्रॉफिट बनाए, तब आपको 110 लौटा है। ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ बोला है कि नहीं पूंजी में से, तो नहीं, कभी भी डिविडेंड का पूंजी में से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, फॉल्स हो गया ये। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन बिगिंस वेयर ऑडिटिंग एंड्स, बिल्कुल सही है। याद कीजिए बुक कीपिंग, एक सवाल था, है ना, एक सवाल बड़ा फेमस सवाल है ये, कि बुक कीपिंग बिगिंस होता है जहाँ पे अकाउंटेंसी बिगिंस होता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है, ऑडिटिंग बिगिंस होता है जहाँ अकाउंटेंसी खत्म होता है, और उसके बाद की कहानी यहाँ है कि इन्वेस्टिगेशन बिगिन होता है जहाँ से ऑडिटिंग। मतलब पहले क्या आया, पहले बुक कीपिंग आया, है ना, पहले बुक कीपिंग आया, तब यहाँ से क्या आया, तब यहाँ से अकाउंटिंग आया, फिर यहाँ से ऑडिटिंग आया, है ना, तब यहाँ से कौन आता है, इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन। ये ऐसा प्रोसेस है। आप ही बताइए पहले इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, जब तक पहले बुक कीपिंग होता है,
फिर अकाउंटिंग होता है, कब उसका जांच होता है, ऑडिटिंग होता है, कब लास्ट में उसका क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन बिगिंस वेयर ऑडिटिंग एंड्स, सही है। लास्ट है एन ऑडिटर हैज ओनली क्रिमिनल लायबिलिटी, नहीं, ऑडिटर की सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है, ऑडिटर की सिविल लायबिलिटी भी होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, और कुछ लायबिलिटी अंडर सेक्शन 147 में भी होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला पहला था वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर हम इसी वर्ष के ऑडिट, फिर हम नेक्स्ट ये 2020 का था, फिर हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में 2000, चूँकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं, पहले पीछे से आ रहे हैं, पहले 20 तब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पीछे के वर्ष के क्वेश्चन 1 के ट्रू फॉल्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।